In this video, I am going to talk on the topic of hemostasis. Okay, so what is this hemostasis? So prevention of blood loss following injury is what hemostasis called as. Okay, so as we know कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो उसके बाद ब्लीडिंग होती है, बट वो ब्लीडिंग आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है या फ्यू सेकंड्स स्टॉप हो जाती है. ऐसा नहीं होता कि ब्लीडिंग जो है वो होती ही रहती है. ठीक है, सो व्हाट आर दोज मैकेनिज्म्स जिनके थ्रू हीमोस्टेसिस अचीव होती है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट. तो जो पहली मैकेनिज्म होती है दैट इज वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटेड प्लग या हीमोस्टैटिक प्लग. सेकेंड मैकेनिज्म होती है, एंड थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट या ब्लड कोगुलेशन, विच इज द मेन मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में डिस्कस है, और उसी को हम फॉलो करेंगे, लाइक डिस्कस करेंगे इन दिस डिस्कशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो आई एम विवेक मौर्य, करेंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. ओके, so before continuing further video, do like, share, subscribe, and especially if you are a NEET aspirant or medical student. Okay, and also share to your friends and press the bell icon so that you don't miss any notification for the upcoming videos. Okay, so start करते हैं. तो द फर्स्ट मैकेनिज्म इज वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, देन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग या हेमोस्टैटिक प्लग, एंड थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. सो सबसे पहली मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, दैट इज वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन. ओके, दैट इज वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन. सो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, और हमें कोई इंजरी हुई या हमें कोई ट्रॉमा हुआ, कट लगा, तो ब्लड वेसल्स हमारी रप्चर होंगी. और जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो क्या होगा, दीज आर आरबीसीज. ठीक है, यहाँ आरबीसीज होती है हमारी, ब्लड वेसल्स के इनसाइड रन कर रही है, तो ये आरबीसीज यहाँ से बाहर आने लगती है कट के थ्रू, एंड दैट इज व्हाट ब्लीडिंग हैपेंस. ठीक है, बट द फर्स्ट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ब्लड वेसल का क्या होता है कि क्योंकि यू हैव ऑल्सो रेड कि ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स होती है उसमें स्मूथ मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है. ठीक है, तो जब भी ब्लड वेसल के में कट हुआ तो द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो अगर दिस वाज अ ब्लड वेसल, ठीक है, जिसमें कि कट हुआ एंड कट होने की वजह से ब्लीडिंग हुई, तो जो इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ ब्लड वेसल का वो क्या हुआ कि स्मूथ मसल्स जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा. और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो स्पेस ज्यादा था पहले जिसके थ्रू ब्लड का लॉस ज्यादा हो रहा था, अभी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कम हो जाएगा, तो ब्लड का लॉस कम हो जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है जो कि आफ्टर एनी ट्रॉमा या इंजरी होता है. ठीक है, तो दिस इज द वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से. तो यू ऑल्सो कैन लुक इन दिस डायग्राम कि इनिशियली देयर वाज मोर स्पेस, और जैसे ही इंजरी हुई और वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो थोड़ा सा ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, सो दैट की ब्लड का लॉस कम हो. ठीक है, दिस इज नॉट द मेन मैकेनिज्म, दिस इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स जो कि ब्लड वेसल का होता है. ओके, अगली चीज क्या है, प्लेटलेट प्लग. प्लेटलेट प्लग क्या होता है, ठीक है, तो जैसे ही लाइक अगर ये हम एक ब्लड वेसल को देखें तो ब्लड वेसल के अंदर आरबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, यू नो, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेज एंड लॉट्स ऑफ सेल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स में ट्रेवल कर रही है. तो उसमें से एक सेल प्लेटलेट्स भी होती है. ठीक है, जिसको यू हैव रेड ऑल्सो कि प्लेटलेट्स भी एक सेल्स होती है. ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स भी फ्लो कर रही होती हैं उस ब्लड में. तो जब भी कोई कट या इंजरी होती है, ठीक है, जब भी कोई कट यहाँ पर हुआ या इंजरी हुई तो यहाँ से आरबीसी निकलना स्टार्ट होंगे बाहर. ठीक है, तो एक तो पहली मैकेनिज्म थी कि वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ. ओके, सेकंड में क्या होगा कि जो प्लेटलेट्स रन कर रही होती हैं ब्लड वेसल्स के इनसाइड, जो यहाँ पर प्लेटलेट रन कर रही होती हैं, ठीक है, या फ्लो कर रही होती हैं, अभी वो क्या होती है, प्लेटलेट्स यहाँ पर आके जहां पर कट हुआ है वहां पर आके इकट्ठा होने लगती है. तो अगेन मैं थोड़ा सा डायग्राम में दिखा देता हूँ. ठीक है, तो ये ब्लड वेसल थी, यहाँ पर कट हुआ, और जैसे ही यहाँ पर कट होगा तो जो प्लेटलेट्स होंगी वो प्लेटलेट्स यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगेंगी. ठीक है, एग्रीगेट होने लगेंगी, सो दैट जो यहाँ से आरबीसी निकल रही थी बाहर, जो आरबीसी बाहर निकल रही थी उस वो ना निकले. ठीक है, और ब्लड का जो फ्लो या ब्लड का जो लॉस है वो प्रिवेंट हो जाए. तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द हीमोस्टैटिक प्लग. ठीक है, सो दिस हीमोस्टैटिक प्लग जो बनता है या प्लेटलेट प्लग जो बनता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द प्लेटलेट एट द साइट ऑफ इंजरी जहां पर हुआ है, इट इज टेम्परेरी, दिस इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्परेरी. हमने देखा होगा कि जैसे ही ब्लीडिंग, हमें कोई कट लगता है तो तुरंत पहले थोड़ी सी ज्यादा ब्लीडिंग होती है. ठीक है, और थोड़ी देर बाद ही वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग नहीं होती. बट अगर वहां पर हम फिर भी टच कर दें तो ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो प्लग बना है वो परमानेंट नहीं बना है, वो टेम्परेरी प्लग है. ठीक है, दैट इज फॉर्म बाय द प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन से. तो वो टेम्परेरीली स्टॉपेज ऑफ ब्लड के लिए रिक्वायर्ड होता है. अगर ऐसा ना हो, टेम्परेरी स्टॉप ना हो, तो ब्लड फ्लो करता रहेगा. ठीक है,
तो दिस इज द टेम्परेरी। बाद में क्या होगा, इट इज रिप्लेस्ड बाय द फिब्रिन क्लॉट, इट इज रिप्लेस्ड बाय द फिब्रिन क्लॉट, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली, या हमारी नेक्स्ट स्टेप ही वही है कि कैसे फाइनली जो फिब्रिन क्लॉट होता है, जो परमानेंट क्लॉट होता है, वो कैसे बनता है और कैसे जो है वो ब्लड का स्टॉपेज फाइनली रुकता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट और हमारी फाइनल जो मैकेनिज्म है, दैट इज ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन क्या होता है, तो देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दोस 13 फैक्टर्स, बट कुछ कुछ फैक्टर्स के नाम याद होना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिख रखे हैं। ठीक है, मतलब फैक्टर 1, देर आर 13 फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर 1 इज फिब्रिनोजेन। कौन कौन से याद करने हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ। फैक्टर 1 फिब्रिनोजेन को बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन को बोलते हैं। फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को, एंड फैक्टर 4 कैल्शियम आयंस। इतने याद रहने चाहिए। एंड फैक्टर 8 भी एक याद रहना चाहिए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, बिकॉज एक डिजीज होती है हीमोफीलिया विच इज द डिफिशियंसी ऑफ दिस फैक्टर 8, तो ये भी याद रहना जरूरी है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स इफ यू कैन रिमेंबर देन यू कैन, अदरवाइज नो नीड टू रिमेंबर, बट ऑल दिस जिसको भी मैंने मार्क किया ये तो याद रहने चाहिए। ठीक है, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन एंड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम एक्चुअली देखते हैं कि कौन कौन से क्लॉटिंग पाथवेज होते हैं, क्या मतलब होता है इन पाथवेज का और कैसे ये पाथवेज वर्क करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 पाथवेज होते हैं ब्लड कोगुलेशन के, 2 पाथवे होते हैं, एक एक्सट्रिंजिक पाथवे होता है, एक इंट्रिंजिक पाथवे होता है। अब समझते हैं इसको कि एक्सट्रिंजिक पाथवे का मतलब क्या है, इंट्रिंजिक पाथवे का मतलब क्या है। तो देखो एक्सट्रिंजिक पाथवे का मतलब क्या है, एक्सट्रिंजिक पाथवे कब स्टार्ट होता है, दिस इज इनिशिएटेड बाय इंजर्ड वैस्कुलर वॉल या इंजर्ड एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू। ओके, इसको समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारी कोई ब्लड वेसल होती है जो बॉडी में रन कर रही है, इसके साइड्स में, इसके एडजेसेंट एरियाज में टिश्यूज होंगे प्रेजेंट, तो दिस इज द टिश्यूज होंगे, जो टिश्यू के सेल्स हैं ये टिश्यूज होंगे। इसके सराउंडिंग में जस्ट लेट्स सपोज दिस, लाइक हमें ये ब्लड वेसल दिख रही है जो रन कर रही है। ठीक है, इसके अगल बगल क्या है, इसके साइड्स में एडजेसेंट में टिश्यूज हैं, स्किन है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई कट लगता है, रिसेंटली आई हैड अ कट, ओके, तो जब भी हमें कोई कट लगता है तो क्या होता है, ये टिश्यू डैमेज होता है, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगी। ओके, तो इन जो डैमेज्ड टिश्यू होता है, ठीक है, जो इंजर्ड एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू होता है या फिर वैस्कुलर वॉल, यानी जो ब्लड वेसल की वॉल डैमेज होती है, ठीक है, जो ब्लड वेसल की वॉल डैमेज होती है या जो भी ब्लड वेसल की वॉल डैमेज होती है या फिर टिश्यू डैमेज होता है, एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू, तो उससे एक फैक्टर रिलीज होता है, दैट इज टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, जिसको हम टिश्यू, अभी ही हमने बोला था फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये फैक्टर रिलीज होता है और यही फैक्टर जो है वो पूरे क्लॉटिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो ये होता है एक्सट्रिंजिक पाथवे। तो अभी समझ आ गया कि इस पाथवे का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है, एक्सट्रिंजिक पाथवे का। ठीक है, दूसरा इंट्रिंजिक पाथवे होता है, वो कब एक्टिवेट होता है, वो इनिशिएटेड बाय द ट्रॉमा टू ब्लड और एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलेजन फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल। ओके, इसको समझते हैं डायग्राम से, ये डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की वॉल है। तो सबसे जो इन साइड वाली लेयर होती है दैट इज एंटिमा होती है। ओके, और भी लेयर्स होती है इसमें, यू हैव रेड ऑलरेडी अबाउट दी वॉल्स ऑफ या लेयर ऑफ दी ब्लड वेसल्स की लेयर। तो उसमें ब्लड वेसल्स की वॉल में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। तो जब भी कोई कट होता है या इंजरी होती है तो वो जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ब्लड वेसल की वॉल में, ओके, वो निकल के ब्लड के इनसाइड में आ जाते हैं। तो जब भी ब्लड के कांटेक्ट में कोलेजन फाइबर आते हैं तब ये इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है। ओके, सो फिर से एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आई हैव रिटन, इनिशिएटेड बाय ट्रॉमा टू ब्लड और एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू कोलेजन फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल वॉल। तो जो भी कोलेजन है ब्लड वेसल की वॉल में, इंजर्ड ब्लड वेसल की वॉल में जब कोलेजन जो है वो एक्सपोज होगा ब्लड को, मतलब वो कोलेजन डैमेज होगा और ब्लड में आएगा, तब जो है ये पाथवे एक्टिवेट होगा। तो इसीलिए हम उसको इंट्रिंसिक पाथवे कह रहे हैं कि मतलब ब्लड में जब कुछ आ रहा है इंट्रिंसिक तो ये एक्टिवेट हो रहा है। बट एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या था, टिश्यू की बाहर, यानी जब टिश्यू डैमेज हो रहा था, एक्स्ट्रावैस्कुलर टिश्यू या ब्लड वेसल्स की वॉल में डैमेज हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट वो पाथवे एक्टिवेट हो रहा था। तो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे दोनों पाथवे एक्टिवेट होते हैं। ओके, अब और क्या डिफरेंस होता है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है वो एक्सप्लोजिव पाथवे होता है, मतलब बहुत तेजी से वर्क करता है।
लाइक जैसे अगर कोई सीवियर टिश्यू इंजरी होती है तो क्लॉटिंग कैन अकर एज लिटिल एज 15 सेकेंड, मतलब 15 सेकेंड के विद इन ही क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाएगी, इतनी फास्ट क्लॉटिंग होती है। तो दिस एक्सट्रिंजिक पाथवे इज वेरी एक्सप्लोजिव, बहुत ही तेज वर्क करता है। इंट्रिंजिक पाथवे स्लो एक्टिंग पाथवे होता है, स्लोअर प्रोसेस होती है। इसमें क्लॉट बनने के लिए 1 to 6 मिनट लग जाते हैं। ओके, फाइनली क्लॉट बनने के लिए 1 to 6 मिनट लग जाते हैं। ओके, तो जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा नहीं होगा कि एक ही पाथवे एक्टिवेट होगा, दोनों के दोनों ही पाथवे एक्टिवेट होंगे। तो बोथ पाथवेज अकर साइमल्टेनियसली इन बॉडी जब भी हमें कोई इंजरी होती है। ओके, तो कैसे होता है, कौन कौन से पाथवे, एक्सट्रिंजिक पाथवे, इंट्रिंजिक पाथवे, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो मैकेनिज्म डिस्कस करती ली है, तो कीप दैट इन माइंड कि सबसे पहला रिस्पॉन्स जो था आफ्टर फॉलोइंग ट्रॉमा या इंजरी वो वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन था, जिससे कि ब्लड का लॉस थोड़ा कम हुआ था। जिससे पहले ब्लड वेसल एक्सटेंडेड थी, अभी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो ब्लड लॉस कम हुआ। दूसरा क्या था कि एक टेम्परेरी प्लग बना, टेम्परेरी प्लग बना तो क्या हुआ कि जो प्लेटलेट्स थे वो साइट ऑफ इंजरी पे आके चिपक गए, उस ब्लड जो डिस्टेंस थी दोनों ब्लड वेसल्स के बीच में, उसको गैप को फिल कर लिया ताकि ब्लड का लॉस ना हो। और फाइनल मैकेनिज्म, बट वो जो हीमोस्टैटिक प्लग बना या प्लेटेड प्लग वो टेम्परेरी था। अब फाइनल मैकेनिज्म आती है जो है वो ब्लड कोगुलेशन, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि फाइनली कैसे जो परमानेंट क्लॉट है वो बनता है। तो एक्सट्रिंजिक पाथवे, इंट्रिंजिक पाथवे हमने ये डिस्कस कर लिया कि कैसे डिफरेंस क्या होता है, कैसे क्या इनिशिएट होते हैं। तो एक्सट्रिंजिक पाथवे में जब भी कोई टिश्यू ट्रॉमा हुआ या टिश्यू इंजरी हुई तो टिश्यू फैक्टर विच इज फैक्टर नंबर 3 का रिलीज होता है। टिश्यू फैक्टर रिलीज होगा तो जो 7th क्लॉटिंग फैक्टर होता है, हमने कहा ना कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड वेसल्स में, मतलब ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ तो उसने क्या किया, टिश्यू फैक्टर ने जो 7th फैक्टर था, क्लॉटिंग फैक्टर 7th, उसको एक्टिव कर दिया। सो दैट ए इज रिटन हियर, दिस इज एक्टिव, 7th को एक्टिव कर दिया। जब 7th एक्टिव हो गया तो उसने क्लॉटिंग फैक्टर 10th को जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में ला दिया। ओके, सो टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ जिसने 7th क्लॉटिंग फैक्टर को 7th एक्टिव में कन्वर्ट किया। 7th एक्टिव टिश्यू फैक्टर के साथ मिलकर, 7th एक्टिव टिश्यू फैक्टर मिलकर 10th को एक्टिवेट किया, एक्टिवेटेड 10th फैक्टर बन गया। अब ये 10th फैक्टर क्या करेगा, 10th फैक्टर कैल्शियम आयन के साथ मिलके और क्लॉटिंग फैक्टर 5th के साथ मिलके, ओके, ये जो है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया गया, जिसको एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज। यू मे हैव रेड दिस वर्ड इन एनसीईआरटी, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखनी है कि अगर जो सबसे पहला स्टेप था, एक्सेप्ट फॉर दैट, यानी जो टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ और उसने 7th फैक्टर को एक्टिवेट किया, उसके अलावा सारे स्टेप में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। एक्सट्रिंजिक पाथवे में ऐसा होता है जहां कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारे स्टेप्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। 10th एक्टिवेट हुआ विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंड विद द हेल्प ऑफ 7th फैक्टर। 10th एक्टिवेट होने के बाद 5th के फैक्टर से और कैल्शियम से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन किया या थ्रोम्बोकाइनेज, जिसने कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। अब आगे मैकेनिज्म कैसे होगी, अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। ये थ्रोम्बिन जो है वो लास्ट स्टेप यानी फिब्रिनोजेन को फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो फिब्रिन मोनोमर क्या होते हैं, लाइक दीज आर द मोनोमर। तो एक फिब्रिन का मोनोमर है। अब ये फिब्रिन मोनोमर जो है वो फिब्रिन फाइबर्स बनाएंगे, लाइक वो इकट्ठा होके फिब्रिन का, ये पहले मोनोमर थे, ठीक है, ये मोनोमर थे, बाद में ये मोनोमर्स इकट्ठा होके फिब्रिन फाइबर्स बना लिया। तो लाइक ये 1 फाइबर, 2 फाइबर, 3 फाइबर, लाइक दैट। अब बाद में क्या होगा कि ये फिब्रिन फाइबर्स की क्रॉस लिंकिंग होगी। क्रॉस लिंकिंग का मतलब आपस में मिलके एक प्लग बनाएंगे फाइनली, जो है वो फिब्रिन क्लॉट जिसको बोलते हैं। तो यहां समझते हैं इस डायग्राम को। ठीक है, तो ये है ब्लड वेसल, अगेन से हम बना लेते हैं इसको। ये है हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, देयर इज एनी कट हुआ, यहाँ पर जब भी कोई कट हुआ तो सबसे पहला रिस्पॉन्स तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन था, उसके बाद हीमोस्टैटिक प्लग आके इकट्ठा हुआ, हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज प्लेटलेट्स आके इकट्ठा हुए। ठीक है, उसके अगले ही स्टेप, इससे क्या हुआ कि टेम्परेरी तौर पे जो है ब्लीडिंग रुकी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे ये क्लॉटिंग फैक्टर, लाइक क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट हुए। तो अभी हमने पढ़ा एक्सट्रिंजिक पाथवे सपोज एक्टिवेट हुआ, और फाइनली जो है वो फिब्रिन का पॉलीमर बन जाएगा, और फिब्रिन यहाँ पर जो है वो फिब्रिन का पॉलीमर बन जाएगा, या फिब्रिन, और वो आपस में जो फिब्रिन फाइबर्स बने हैं वो इंटरकनेक्ट होके एक परमानेंट जो है वो क्लॉट बना देंगे। ठीक है, अभी ये परमानेंट क्लॉट बन गया। अब जो है वो दिस इज परमानेंट क्लॉट, और अब कोई भी आरबीसी या कोई भी ब्लड यहाँ से निकल के बाहर नहीं जाएगा, एंड फाइनली ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। सो दिस
दिस क्लॉट विच इज फॉर्म्ड इज परमानेंट क्लॉट। ओके, तो ये हमें एक दो दिन बाद, हमें जब भी कोई इंजरी होती है उसके एक दो दिन बाद वी दिस क्लॉट अपीयर्स एज अ रेडिश ब्राउन स्कम, ठीक है, वी इन हिंदी विल कॉल इट यू नो ऐसे लाइक पपड़ी टाइप का बन जाता है, ठीक है, जिसको हम निकाल के अलग कर देते हैं आफ्टर 2-3 डेज। तो दैट एक्चुअली दैट इज नथिंग बट दीज द फिब्रिन फाइबर्स विच आर यू नो इंटरलिंक्ड इन ईच अदर, या जो क्रॉस लिंकिंग हो, ये वही क्लॉट्स होते हैं जो है वो क्लॉट की तरीके से होते हैं। तो ये आई थिंक ऑल क्लियर अबाउट दिस एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो 3, 7, 10 तीन फैक्टर इन्वॉल्व है, 3 फैक्टर, 3 फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10। ओके, और ये जो लास्ट स्टेप होता है ना, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो मतलब हमारा जो मेन मैकेनिज्म या मेन यू नो कहने की एम होता है, चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो चाहे इंट्रिंसिक पाथवे, उसका मेन एम होता है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना। वही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो इसलिए चाहे वो एक्सट्रिंसिक, तो ये कॉमन यू नो इसके बाद का जो पाथवे होता है, लाइक थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन इनएक्टिवेटेड फिब्रिनोजेन है, उसको फिब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करेगा, फिर फिब्रिन मोनोमर फिब्रिन फाइबर में बन जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग होके वो फाइनली एक क्लॉट बना देंगे। तो ये मैकेनिज्म जो होती है लास्ट की प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों पाथवे में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों में कॉमन होती है, ठीक है ना, दोनों पाथवेज में कॉमन होती है। तो डिफरेंस सिर्फ जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के बनने का तरीका दोनों पाथवे में अलग अलग होता है। एक्सट्रिंसिक में किसी और टिश्यू फैक्टर, मतलब एक्सट्रिंसिक में किसी और फैक्टर से स्टार्ट होती है पाथवे, और इंट्रिंसिक में और किसी से, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे क्लियर हो गया। नाउ इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है। सो एज वी हैव सेड कि व्हेनेवर एनी ब्लड ट्रॉमा या फिर कांटेक्ट विद कोलेजन होता है, तो सबसे पहले जो फैक्टर नंबर 12 होता है वो फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, ठीक है, फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। अब एक्टिवेटेड 12 फैक्टर क्या होता है, 11th को एक्टिवेट करता है, ठीक है, 11th को एक्टिवेट करता है विद हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजेन। इफ यू कैन रिमेंबर यू कैन, अदरवाइज नो नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, बट ये समझ, इतना समझ लो कि 12 फैक्टर है, एक्टिवेट हुआ जब भी कोई ब्लड ट्रॉमा या कोलेजन के कांटेक्ट में आया। अब एक्टिवेटेड 12 फैक्टर 11th को एक्टिवेट करेगा, 11th एक्टिवेटेड 11th फैक्टर क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर फिर से वही डिफरेंस, जैसे वहां था पहले स्टेप में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बाकी सारे लाइक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट रिलीज हुआ था जो 7th को एक्टिवेट कर रहा था, बट यहाँ पर कोई कैल्शियम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद के सारे स्टेप्स में हमें कैल्शियम चाहिए था, हमें कैल्शियम चाहिए था। बट इंट्रिंसिक पाथवे में पहले 2 स्टेप्स जो होते हैं उनमें हमें कोई कैल्शियम की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ कैल्शियम, बिना कैल्शियम। लाइक 12th एक्टिवेट हुआ, मतलब 12th को एक्टिवेट हुआ, 12th एक्टिवेट हुआ, 12th ने 11th को एक्टिवेट किया, इस दोनों में हमें कोई कैल्शियम की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्दर स्टेप्स में हमें हर स्टेप्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी। अब 9th फैक्टर एक्टिवेट होगा, 9th फैक्टर एक्टिवेट होगा, 11th मतलब 11th एक्टिवेट हुआ, 11th 9th को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेटेड 9th फैक्टर क्या करेगा, 8th फैक्टर के साथ मिलके। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस, 8th फैक्टर के साथ मिलके। अब 8th फैक्टर एक्टिवेट कैसे होगा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की 8th तो इनएक्टिव फॉर्म में वो भी होगा, तो एक 8th फैक्टर को एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन। ओके, दैट थ्रोम्बिन जो यू नो लेटर ऑन बनता है वही थ्रोम्बिन आके, तो जो थ्रोम्बिन होता है वो 8th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अब 8th फैक्टर जो होता है एक्टिवेट, तो 9th फैक्टर के साथ मिलके जो 9th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, देखो दिस माइट भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि तेज हो रहा है, बट थोड़ा सा यू नो रिपीट करके देखोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। 9th फैक्टर एक्टिवेट हुआ था, फिर से एक बार समझ लेते हैं। 12th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, ठीक है, 12th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, 12th ने 11th को एक्टिवेट किया, 11th ने 9 को एक्टिवेट किया। ओके, 12th 9th को एक्टिवेट किया, 9th 8th फैक्टर के साथ मिलकर 10th को एक्टिवेट किया, एंड यही 10th हमारे 10th फैक्टर को ही क्या बोलते हैं, दिस 10th फैक्टर इज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, मतलब और सारी चीजों के साथ मिलकर। लाइक और सारी चीजें क्या होंगी ये याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड। ओके, तो लेट मी इरेज इट ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एट योर लेवल, जितने भी चीजें हैं। एक सेकेंड, ओके, हाँ, तो एक्टिवेटेड 10th फैक्टर, मतलब 10th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, 10th फैक्टर को फिर से कैल्शियम, वही सारी चीजें, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, और 5th फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कैल्शियम और 5th फैक्टर, 2 फैक्टर चाहिए इसको, ठीक है, एक कैल्शियम एक 5th फैक्टर, इन दोनों के साथ। और जब भी कोई फैक्टर 5th को किसने एक्टिवेट किया, अगेन थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया, तो 5th फैक्टर कैल्शियम के साथ मिलके एक्टिवेटेड 10th फैक्टर जो था वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, या इसी को थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं, एनसीईआरटी में थ्रोम्बोकाइनेज लिखा है, थ्रोम्बोकाइनेज बन गया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या होगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज जो होगा वो प्रोथ्रोम्बिन को, अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड,
one second. This platelet phospholipid is not required. Okay, this is not required. सो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है, तो मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या थ्रोम्बोकाइनेज बना जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा. अब सारे स्टेप्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, आई एम नॉट टेलिंग अगेन एंड अगेन, वंस आई हैव सेड कि पहले और दूसरे स्टेप को छोड़ करके बाकी सारे स्टेप में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया. ओके, और यही हमारा अब थ्रोम्बिन है, फिर से वही सेम पाथवे जो कॉमन पाथवे, तो ये जो पाथवे है दैट इज कॉमन है. ठीक है, दिस पाथवे इज कॉमन, यहाँ भी था, इंट्रिंसिक में भी था. ठीक है, एक्सट्रिंसिक में भी था. अब प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन लाइक प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया. अब थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन मोनोमर में, फिब्रिन मोनोमर फिब्रिन फाइबर्स में बन जाएंगे और फाइनली जो है वो क्रॉस लिंकिंग फाइबर्स की हो जाएगी. एंड सेम द थिंग जैसे पहले हुआ था, सबसे पहले प्लेटलेट आएगा. फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा. लाइक ये ब्लड वेसल होगी, यहाँ पर कोई इंजरी होगी, सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्लेटलेट आएगा, प्लेटलेट इकट्ठा होगा, प्लेटलेट आएगा, उसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप क्लॉटिंग फॉर्मेशन होगी, फाइनली फिब्रिन थ्रेड या फिब्रिन फाइबर्स बनेंगे और वो फिब्रिन फाइबर्स यहाँ आके क्रॉस लिंक हो जाएंगे और फाइनली जो है क्लॉट बना लेंगे. सो दैट सिंपल. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे. इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो 12th 11th 9th 8th 12th एक्टिवेट करता है, जब 12th एक्टिवेट होता है 12th 11th को करता है, 11th 9th को करता है, 9th 8th के साथ मिलके 10th को कर देता है. सो दिस इज व्हाट द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस पाथवे. ओके, सो कौन इंपॉर्टेंट इन पाथवे में यही था कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे. तो पहले पाथवे में 3 7 10, तो मैंने कैसे याद रखा है इसे, जस्ट एज अ नंबर मैंने एक नंबर ले लिया 3710. ठीक है, तो 3710 से मेरे को ये पाथवे याद रहता है. ठीक है, 3 मतलब टिश्यू फैक्टर थर्ड के रिलीज होने से 7th एक्टिवेट होता है, 7th जो है वो 10th को एक्टिवेट करता है. तो 3710 इज द जस्ट यू कैन से कि ट्रिक टाइप व्हिच आई यूज टू रिमेंबर दिस कि व्हिच फैक्टर इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्वॉल्व इन इंट्रिंसिक. 12 ने 11 को, 11 ने 10 को नहीं, ये दिमाग में नहीं आना, इस एक नंबर स्किप करना. 12 11 को, 11 9 को, 9 जो है वो 9 8 के साथ मिलके 9 9th फैक्टर जो है वो 8th के साथ मिलके 9th फैक्टर जो है वो 8th के साथ मिलके 10th को एक्टिवेट करेगा. 10th जो है वो अगेन कैल्शियम और फैक्टर 5th की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या थ्रोम्बोकाइनेज में हेल्प बदल जाएगा और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एंड दिस थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में एंड फाइनली फिब्रिन फाइबर क्लॉट फॉर्मेशन एंड हमारा ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे वर्क करता है. ओके, एंड यस I have also made a telegram channel जहाँ पर मैं इस लेक्चर के PDF नोट्स भी अपलोड करूँगा. तो यू कैन चेक इन द चैनल डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक. ठीक है, और वहाँ से ज्वाइन करके यू कैन गेट द नोट्स ऑफ दिस लेक्चर. ओके, ऑल्सो. तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, चलो बाय.